चाणक्य की नीति हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसका दबदबा रहे, और ये चाणक्य की नीति उन लोगों के लिए ज्यादा खास हो जाती है जिनका संबंध राजनीति से हो। बगैर चाणक्य की नीति का प्रयोग किए आप राजनीति में सफल हो ही नहीं सकते, और राजनीति में कूटनीति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चाणक्य की नीति स्पेशली राजाओं के लिए ही है कि विचार व्यवहार दोनों आचार्य चाणक्य के अच्छे थे, शकल को छोड़ करके। ठीक है, उस जमाने में अगर फिर हम हैंडसम होता तो आचार्य चाणक्य भी हैंडसम होते, पर कोई बात नहीं। राजनीति में ईमानदारी और राजनीति में आदर्शवादी होना असंभव है। जय हिंद साथियों, आज मैं एक किताब को पढ़कर पूरी तरह से खाली हुआ, और उस किताब का नाम है चाणक्य की नीति। पहली बार मैं इस किताब को पढ़ा और पढ़कर मुझे हैरानी भी हुई इस किताब को कि एक छोटी सी किताब और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है, और इस किताब में जीवन के उन सभी पहलुओं का जिक्र कर लिया गया है जो हर व्यक्ति के जीवन में समस्या बनकर खड़ा है। हर व्यक्ति के जीवन जो आम लाइफ में जो समस्या है, उन सभी समस्याओं का समाधान इस किताब में लिखा हुआ है। चाणक्य की नीति में हर व्यक्ति अपने जीवन में हर समय एक समस्या को फेस कर रहा होता है, और उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है या कैसे उसका समाधान ढूंढा जाए, इस तरह के सभी विचार और सभी नियम इस चाणक्य की नीति में लिखे हुए हैं। चाणक्य की नीति हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हर व्यक्ति अपने अपने आधार से एक विषय को पढ़ता है, जैसे आप साइंस डिपार्ट के होंगे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो पढ़ते होंगे। अगर आप आर्ट साइड के होंगे तो वहां पे आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। किसी न किसी सब्जेक्ट से आप पीजी करेंगे, एक दिन पीएचडी करेंगे। जिस तरह से आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और पढ़ करके उसमें अपना कैरियर स्थापित करते हैं, एक अपना कैरियर बनाते हैं, पर जब कैरियर आप बनाते हैं तो कैरियर बनाने के लिए कौन कौन सी नीति की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसका दबदबा रहे। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं फिर भी यह व्यक्ति इच्छा रखता है कि वह व्यक्ति जहां पर जा रहा है या जिससे बात कर रहा है, जिससे मिल रहा है, वहां पर लोग उसे अटेंशन दें, लोग उसके ऊपर ध्यान दें, उसकी बातों के ऊपर ध्यान दें। तो कब, कहां, कैसे बात की जाए उसके बारे में भी इस किताब में जिक्र किया गया है। किस व्यक्ति को कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अगर ये तीन चीज आपको समझ में आ गई तो आप अपने जीवन की आधी समस्याओं से लड़ चुके हैं। आजकल एक व्यक्ति की बहुत बड़ी समस्या यह है कि उसे कब, कहां, कितना और कैसे बोलना है ये पता ही नहीं है। एक महान विचारक हुए या कह सकते हैं दार्शनिक हुए ओशो, उन्होंने बोलने के बारे में एक बात कहा कि तुम्हारा मूल्य इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि तुम आवश्यकता से अधिक बोलते हो। दो लाइन में व्यक्ति ने सब कुछ कह के चल दिया। तुम्हारा मूल्य इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि तुम आवश्यकता से अधिक बोलते हो। तो इसका अर्थ ये सीधा सा हुआ कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कब, कहां, कितना, कैसे बोलना है। आप नोटिस किए होंगे कि हर व्यक्ति या आप स्वयं इस चीज को एहसास किए होंगे कि आपके सामने दो या दो से अधिक विकल्प होता है, और व्यक्ति उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन नहीं पाता है और उसे चुनकर आगे उस पर नहीं बढ़ पाता है। लगभग 90% व्यक्ति की यह बहुत बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति के दिमाग में दो बातें चलती हैं कि मैं ये वाला काम करूं या ये वाला काम करूं, और इन दोनों काम के बीच में वो खुद को अटका हुआ पाता है। वह यह निर्णय नहीं ले पाता है कि ये काम सही है मेरे लिए या ये काम सही है मेरे लिए। व्यक्ति अपने जीवन में आई हुई चुनौतियों को कैसे एक्सेप्ट करे और कैसे एक को चुनकर उसका समाधान ढूंढ ले, इसके बारे में चाणक्य की नीति में बाकायदा जिक्र किया गया है। मतलब जो आपके सामने समस्या होती है उस समस्या से कैसे समाधान पाएं,
उस समस्या का समाधान कैसे लाएं, इसके बारे में चाणक्य नीति बहुत विस्तार से समझाती है। और ये चाणक्य नीति उन लोगों के लिए ज्यादा खास हो जाती है जिनका संबंध राजनीति से हो। स्पेशली राजनीति से अगर आपका संबंध है तो आपके लिए चाणक्य नीति अमृत के समान है। फिर बगैर इस नीति का प्रयोग किए, या कह सकते हैं कि बगैर चाणक्य नीति का प्रयोग किए, इस नीति का मतलब ऑलरेडी यही बात, बगैर चाणक्य नीति का प्रयोग किए आप राजनीति में सफल हो ही नहीं सकते। चाणक्य जिस समय इस पृथ्वी पर थे, हिंदुस्तान की धरती पर, उस समय अगर चाणक्य कुछ भी अपने जीवन में जो किए, कुछ भी क्या किए, चाणक्य तो बहुत बड़ी चीजें करके गए। व्यक्ति जो है अखंड भारत का सपना देखता है और उस सपने को साकार भी कर देता है, इतना बड़ा काम किए। और उस सपने को साकार करने में सबसे बड़ी अगर भूमिका की कुछ निभाई थी तो चाणक्य की कूटनीति, और उस कूटनीतियों का जिक्र चाणक्य नीति में बाकायदे किया गया है। और राजनीति में कूटनीति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो आपके लिए चाणक्य नीति बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार में मालिक की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को कैसे एडजस्ट करे, कैसे सही एम्प्लॉय को चुने, जो एम्प्लॉय है उससे सही से काम कैसे लें, ये हर मालिक की एक समस्या होती है। चाणक्य इसमें समझाते हैं कि हर मालिक को अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने वर्कर के साथ कैसे पेश आना है और कैसे उससे काम लेना है। अगर एक लाइन में एक बात कही जाए कि चाणक्य की नीति किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए चाणक्य ने अपने जीवन में राजा बनाने का काम किया था और चंदू नाम के व्यक्ति को एक राजा बनाया भी, और सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक अखंड भारत का राजा बनाया, जिसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। तो चाणक्य की नीति स्पेशली राजाओं के लिए ही है। राजाओं के कहने का अर्थ यह है जिनको समाज में दबदबा चाहिए, तो उस दबदबे को कैसे हासिल किया जाए उसके लिए आपकी चाणक्य नीति बहुत हेल्प करेगी। तो मैं इसे पढ़कर एक बार खाली हुआ, जो भी मुझे समझ में आया चाणक्य नीति पढ़ने के बाद, या जो चाणक्य कहना चाहते हो सकता है किसी बिंदु पर हमारे विचार और चाणक्य के विचार अलग हो जाए, या मैं शायद सही से न समझ पाया हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन जो कुछ मैं समझा हूं उसे आपको समझाने जा रहा हूं। ये पूरी किताब मैं एक एक प्लेलिस्ट, मतलब एक एक वीडियो में करके अलग अलग इनका जो पूरी बात है, चाणक्य की जो पूरी बात है वह पूरा श्लोक के रूप में है। तो एक दिन एक श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इस तरह से हो सकता है इसमें 200-300 श्लोक हों, तो 200-300 वीडियो में हम पूरे चाणक्य नीति के बारे में जिक्र करेंगे। आज का जो ये वीडियो है पहला वीडियो है। आज अभी तक जो मैं कुछ बताया उसमें मैं ये बताया कि इस किताब में दरअसल लिखा हुआ क्या है, और अब मैं इस किताब के पहले पेज पर आता हूं और देखते हैं कि चाणक्य के बारे में क्या लिखा हुआ है। किताब के पहले पेज पर आचार्य चाणक्य का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि दरअसल चाणक्य कौन थे, और इसके बारे में जो राइटर लिख रहा है, मतलब कह सकते हैं कि आचार्य चाणक्य का जो इंट्रोडक्शन है वो राइटर ने अपने विचार से लिखा हुआ है कि आचार्य चाणक्य ये है। तो शुरू करते हैं कहानी कि चाणक्य दरअसल कौन थे। पहले ही लाइन पढ़ रहा हूं मैं। अगर ये किताब आपके पास है तो ठीक है, अगर किताब नहीं है तो फिर भी आप धैर्य से बैठ करके पूरी बात को सुनिए, आपको पूरी चाणक्य नीति समझ में आ जाएगी। और एक बार जिस दिन ये सीरीज खत्म होती है, ये पूरी किताब खत्म होगी, उस दिन आपने आपको तौलिएगा कि इस किताब ने आपको क्या सिखाया। शायद आप अपना पूरा जीवन खो कर भी उन चीजों को न सीख पाए जो इस छोटी सी किताब में जिक्र किया गया है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज हम लोग कह रहा है राइटर पहले ही लाइन में कि वह चाणक्य का पुत्र होने के नाते उसका नाम चाणक्य पड़ा। मतलब पहले ही लाइन में एक बात लिखी हुई है चाणक्य के बारे में कि इनके पापा का नाम क्या है,
चाणक्य। इनके पापा का नाम है चणक, इसलिए इनका भी नाम क्या पड़ा, चाणक्य। तो पहली बात तो आपको शायद ये क्लियर हुई हो कि चाणक्य के पिताजी का नाम चणक था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। पहला लाइन। दूसरी लाइन देखिए, उसकी चाल शत्रु के पकड़ में नहीं आती थी। चाणक्य जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कांड किए कि शत्रु को समझ में ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। और ये आदमी इस पृथ्वी पर जब था तो कुछ ऐसा काम करके गए जो इस पृथ्वी पर किसी ने कभी किया ही नहीं था, और उनके अलावा आज भी किसी ने कुछ नहीं किया ऐसा। अखंड भारत का सपना देखता है आदमी और उसे पूरा कर लेता है। इतिहास में पहली बार विष कन्या का प्रयोग किया गया, जहरीली लड़कियों को बना दिया गया। किसी पुरुष को अगर वो लड़की किस कर ले, उसके साथ रह ले, तो व्यक्ति मर जाता था। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ और इसे आचार्य चाणक्य ने किया था। इसीलिए राइटर लिख रहा है कि उसकी चाल शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी। कुटिल का मतलब ज्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स। चाणक्य की जो नीति थी उस समय जो प्रयोग करते थे वह अधिक कुटिल थी, इसीलिए उस समय के लोगों ने उसे कौटिल्य कहा। यह बात शायद आपको समझ में आई हो कि आचार्य चाणक्य का नाम चाणक्य इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पिताजी का नाम चणक था, और आचार्य तो इसलिए उनके नाम में लग गया क्योंकि ये टीचर थे। इनका नाम कौटिल्य भी है। इनका नाम कौटिल्य इसलिए पड़ गया क्योंकि इनकी जो नीतियां हुआ करती थी उस समय जब ये जिंदा थे, बहुत ज्यादा कुटिल थी, जटिल थी। इसलिए उस समय का जो समाज था, उस समाज ने आचार्य चाणक्य को कौटिल्य नाम दिया। तो याद रखिएगा, समाज द्वारा चाणक्य को दिया गया नाम कौटिल्य है। और कौटिल्य नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आचार्य चाणक्य की नीति बहुत ज्यादा कुटिल थी। अब अगली लाइन की तरफ आते हैं। वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही नर्म हृदय का था। आचार्य चाणक्य के बारे में एक बात कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य का जो फेस था, चेहरा, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं था। मतलब कह सकते हैं कि उनका चेहरा देखने में भद्दा टाइप का था। इसलिए राइटर ने स्पष्ट लिख दिया कि वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही नर्म हृदय का व्यक्ति था। मतलब कि राइटर कहना चाहता है कि आचार्य चाणक्य का चेहरा ज्यादा सुंदर नहीं था, लेकिन उनका हृदय बहुत नर्म था। मतलब कि विचार, व्यवहार दोनों आचार्य चाणक्य के अच्छे थे, शकल को छोड़ करके। ठीक है, उस जमाने में अगर फेरम हैंडसम होता तो आचार्य चाणक्य भी हैंडसम होते, पर कोई बात नहीं। शकल रह के क्या करेगी, अकल इतनी जबरदस्त पाए थे कि तब से लेकर के आज तक लोग इनकी नीति का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक आचार्य चाणक्य की नीति का प्रयोग किया जाएगा। तो शकल मायने नहीं रखती है, अकल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, जिसके ये बादशाह थे अक्ल की। चलिए देखते, वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही नर्म हृदय का व्यक्ति था। वह राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी चाल का खिलाड़ी था, लेकिन फिर भी वह एक महात्मा था। राइटर लिख रहा है कि वह राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी चाल का खिलाड़ी था, लेकिन फिर भी वह एक महात्मा था। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, महात्मा होना एक अलग विचार है। महात्मा जो होते हैं मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उसके दिमाग में एक बात बहुत चलती है, जो पाप और पुण्य की बातें, कि मेरा कौन सा कर्म पुण्य की ओर जाएगा और कौन सा कर्म पाप की ओर जाएगा। आचार्य चाणक्य एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे या नहीं एक अलग मुद्दा है, क्योंकि इनके विचार कई बार संदेह में आपको डाल सकते हैं। ये अपने कई श्लोक में बताते हैं कि दंड देना आपका धर्म है अगर वो व्यक्ति अपराधी है तब। अब इस जगह पे बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है, तो इस आधार से चाणक्य के कुछ विचार इस पे आपको संदेह पैदा कर सकता है कि आचार्य चाणक्य दरअसल एक महात्मा थे या नहीं। कुछ लोग आचार्य चाणक्य को महात्मा मानते हैं कि आचार्य चाणक्य एक महान महात्मा थे,
कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य चाणक्य एक महान दार्शनिक थे, कुछ लोग कहते हैं आचार्य चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ थे, और कुछ लोग कहते हैं आचार्य चाणक्य ये सब थे। तो आचार्य चाणक्य ये सब थे, इस विचार में मैं भी हूं। एक व्यक्ति के अंदर ये सभी प्रतिभाएं थी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए कह रहा है कि आचार्य चाणक्य राजनीति के उन टेढ़ी मेढ़ी चाल के खिलाड़ी थे, लेकिन फिर भी वो एक महात्मा थे, क्योंकि राजनीति में नैतिकवादी विचारधारा का कोई मोल नहीं है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अगर आप आदर्शवादी बातें करते हैं तो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, अगर उसे आप अपना लें या उन अपने आदर्शवादी सिद्धांत की सहायता से अगर आप लंबे समय तक राजनीति करना चाहते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। राजनीति वो चीज है, राजनीति में नैतिक होना खतरनाक साबित होगा कुछ समय के बाद। राजनीति बदतमीजी वाला क्षेत्र ही है, और इसमें सिर्फ बदतमीजी होती है। जो आपको दिख रहा है नैतिक विचारधारा, वह सिर्फ एक विचार है, वो काम होते नहीं है। किसी भी नेता को उठा के देख लीजिए, किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, क्योंकि राजनीति ऐसी ही है, और राजनीति ऐसी ही थी, और राजनीति ऐसी ही रहेगी। राजनीति में ईमानदारी और राजनीति में आदर्शवादी होना असंभव है। जिसे बेईमानी करना था वही राजनीति में गया है, सीधी सी बात। जो ये बार बार कस्में खाते हैं लोग कि हम बदलने आए हैं, हम बदलने आए हैं, क्या बदल रहे हो? जैसे इलेक्शन जीतते हैं पता चलता है कि देश को लूट लिए, मुख पर राम बगल में छोड़ी। इसीलिए कहा जा रहा है, देखिए यहां पे इस बात पर आते हैं कि वह राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी चाल का खिलाड़ी था, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति एक महात्मा था। आगे देखिए क्या कह रहा है, उसके लिए सुख, वैभव एवं संपत्ति, पद मायने नहीं रखते थे। आचार्य चाणक्य को न तो सुख अपनी ओर आकर्षित कर पाया, न तो वैभव कर पाया, न तो पद कर पाया, और न ही तो किसी प्रकार, मतलब ये सभी चीजें, सुख, संपत्ति, वैभव, ये सब आचार्य चाणक्य को आकर्षित नहीं कर पाए। और जिस व्यक्ति के अंदर यदि सुख की इच्छा न हो, वैभव की इच्छा न हो, किसी पद की इच्छा न हो, संपत्ति की इच्छा न हो और सत्ता की इच्छा न हो, ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं। इसलिए कह रहा है कि वो महात्मा है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने अपना पूरा जीवन एक साधारण सी कुटिया में रह करके व्यतीत कर दिया था। जब आचार्य चाणक्य एक शिक्षक थे तब तो नॉर्मल बात है, शिक्षक थे, लेकिन जब आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का राजा बना दिए थे, तब पर भी आचार्य चाणक्य एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे, एक जंगल में। इनका ही शिष्य अखंड भारत का राजा है। ये चाहते तो उस महल में आराम से रह सकते थे, अगर ये चाहते तो चंद्रगुप्त मौर्य उनके लिए एक दूसरा महल बनवा सकता था, लेकिन आचार्य चाणक्य एक छोटी सी कुटिया में थे। इसीलिए कह रहा है कि वो महात्मा थे, क्योंकि इन्हें सुख आकर्षित नहीं कर पाया, पद आकर्षित नहीं कर पाया। सोचिए, उस समय अखंड भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय जब राजा था तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो आचार्य चाणक्य थे। सोचिए, अखंड भारत के प्रधानमंत्री एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए इनको महात्मा कहा गया। चलिए अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य के लिए सुख महत्वपूर्ण नहीं था, अगर कुछ महत्वपूर्ण था तो वो था भारत का गौरव। लिखता है राइटर आगे, कहा कि आचार्य चाणक्य के लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण था तो वह था देश का अखंड गौरव, और अखंड भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए आचार्य चाणक्य न अपने जीवन में कहीं रुके न कहीं झुके, और तब तक नहीं रुके, तब तक नहीं झुके किसी के सामने जब तक आचार्य चाणक्य ने अपने अखंड भारत के स्वप्न को साकार नहीं कर दिया। राइटर अंतिम लाइन में लिखता है कि आचार्य चाणक्य सिर्फ तभी रुके जब उनका लक्ष्य पूरा हो गया, और उनका लक्ष्य था अखंड भारत का स्वप्न। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने स्वप्न को देखते हैं और उस अपने स्वप्न को पूरा भी करते हैं।
पहले पेज पर आचार्य चाणक्य का परिचय लिखा हुआ है कि आचार्य चाणक्य कौन थे। आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर मैं जा रहा हूं, जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आचार्य चाणक्य क्या थे। एक महान राजनीतिज्ञ, एक फिलोसोफर, एक महात्मा, या ये सभी? 4 ऑप्शन है, इसमें से आप अपनी चॉइस बताइए, या आप अपनी भी एक चॉइस बता सकते हैं कि वो क्या थे। 5वां ऑप्शन आपके लिए स्वतंत्र है, आप अपना विचार दे सकते हैं। इसके बाद यहां से चालू होती है चाणक्य नीति। अभी तो हमने चाणक्य को समझने की कोशिश किया, अब हम समझने की कोशिश करेंगे चाणक्य नीति क्या है। चाणक्य नीति की शुरुआत सेकेंड वीडियो से होगी, अभी नहीं। तो आज के लिए बस करते हैं। आपने इतने लंबे समय तक हमको सुना ध्यान से, उसके लिए धन्यवाद आपको। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आप चाणक्य नीति समझना और जानना चाहते हैं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन हो सकता है या हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो मिले, अभी जब तक ये किताब खत्म नहीं हो जाती तब तक। मतलब अभी इस चैनल पे सिर्फ चाणक्य नीति के बारे में ही चर्चा होगी। तो अगर आप चाणक्य नीति समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके बड़े काम की चीज साबित होगी। एक बार हमसे जुड़कर देखिए, आपकी सोच ना बदल दिया तो फिर कहिएगा।